2 से 4 महीने के अंदर ही भारत की तरफ से अपनी अग्नि 5 मिसाइल को ऑपरेशनल करने की कोशिश किया जा रहा है और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की पहली टेस्ट को 2 से 3 महीने के अंदर करने का फैसला किया गया है। इनिशियल ऑर्डर मिलने के बाद इजराइल की स्मार्ट शूटर अभी अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उनकी हाई एंड स्मार्ट 2000 सिस्टम को भारत में बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC में बेहतर सर्वेलेंस के लिए एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ इंडिजिनस एरोस्टैट सिस्टम को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है और अंत में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दिया जाने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अग्नि 5 मिसाइल को लेकर। पिछले 3 महीनों के अंदर DRDO की तरफ से लगभग 30 मिसाइल की टेस्टिंग किया जा चुका है, जिसमें से लगभग सभी मिसाइल का परीक्षण सफल रहा है। ऐसे में अभी एक खबर के मुताबिक भारत की तरफ से अभी अपनी सबसे बेहतरीन और अभी तक की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल को हमारे आर्म फोर्सेस में ऑपरेशनल करने का फैसला किया जा रहा है। अग्नि 5 मिसाइल के साथ भारत चाइना की किसी भी लोकेशन के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि ये 5000 किलोमीटर तक मार कर सकता है और इसको हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल करने के साथ साथ भारत दुनिया का चौथा देश होने वाला है जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। अब डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक अग्नि 5 को पहले भी हमारे फोर्सेस में जल्दी से जल्दी शामिल करने का प्लान किया गया था, लेकिन चाइना के साथ चल रही तनाव की वजह से इसको अभी फर्स्ट ट्रैक मोड में शामिल करने का फैसला किया गया है। अभी भारत की तरफ से भी इसकी प्री प्रोडक्शन ट्रायल को किया जा रहा है, लेकिन इसी दौरान ही भारत की तरफ से अपनी कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन में अभी इसको डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। DRDO के मुताबिक अग्नि 5 एक कैनिस्टर बेस्ड और हाईली मोबाइल सिस्टम है, जिस वजह से इसे एक शॉर्ट नोटिस में तैयार किया जा सकता है और कहीं पर भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी प्री प्रोडक्शन ट्रायल चल रहा है, लेकिन इसी दौरान इसको अभी सर्विस में शामिल करने की प्रोसेस को चालू किया जा चुका है और 3 से 4 महीनों के अंदर इसको पूरी तरीके से हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर शामिल करने का फैसला किया गया है। अब इसके अलावा अभी DRDO की तरफ से अस्त्र मार्क 2 निर्भय मिसाइल और गाइडेड पिनाका को भी टेस्ट करने का फैसला किया गया है और सभी टेस्टिंग 2021 के पहले आपके अंदर ही होने वाली है। और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की बात करें तो इसकी टेस्टिंग को और भी पहले किया जा सकता है। अब ये असल मायने में गेम चेंजिंग मिसाइल होने वाली है, क्योंकि इसकी रेंज अभी ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है, जो कि इसे यूनाइटेड स्टेट की AMRAAM मिसाइल की सबसे लेटेस्ट वेरिएंट के साथ कम्पीट करने में मदद करने वाली है और इसे हम चाइना की PL-15 मिसाइल को भी काउंटर कर सकते हैं। अब इसको इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के बाद हमारे SU-30 से लेके तेजस तक कोई भी एयरक्राफ्ट इजीली पाकिस्तान के ऊपर एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन कर पाएगा। अगला अपडेट स्मार्ट 2000 सिस्टम को लेकर है। पिछले महीने एक अपडेट आया था जिसमें यह बताया गया था कि इंडियन नेवी की तरफ से इजराइल सीक्रेट अमाउंट में ऐसे सिस्टम के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और यह भी बताया गया था कि इंडियन आर्मी और VSF की तरफ से भी इनको खरीदने के लिए कोशिश किया जा रहा है, जो कि एक तरीके की स्मार्ट फायर कंट्रोल सिस्टम और ये राइफल्स को किसी भी टारगेट पर एम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद इनबिल्ट AI सिस्टम अपने आप ही मूविंग टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और उनको ट्रैक कर सकता है। ऐसे सिस्टम वाइडली US आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और अभी VSF और आर्मी इनको पाकिस्तानी ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनको हैवी वेपन से मार गिराना कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन नहीं है और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। अब जब नेवी की तरफ से ऐसे सिस्टम को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया तो इनकी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर यानी कि स्मार्ट शूटर्स की तरफ से अभी ऐसे और ऑर्डर की उम्मीद किया जा रहा है और अभी वो अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं। स्मार्ट शूटर के वाइस प्रेसिडेंट सरोनी अलोनी की तरफ से इंडियन मीडिया से बात करते हुए बताया गया है कि वो अभी अपनी सिस्टम को भारत में ही मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं और इसके लिए वो अभी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये कि इन सिस्टम की सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्मार्ट शूटर की तरफ से ही डेवलप किया गया और इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का कोई भी हाथ नहीं है, जिस वजह से अगर वो कभी भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में शिफ्ट करने के लिए चाहेंगे तो इसमें कोई भी बाधा उनके सामने नहीं आएगी। अभी बस भारत की तरफ से इनको मंजूरी देना बाकी है। स्मार्ट 2000 प्लस सिस्टम की बात करें तो इनको ऑलमोस्ट हर किसी असॉल्ट राइफल में इंटीग्रेट किया जा सकता है और इनको इंटीग्रेट करने के लिए कोई खास मॉडिफिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब इनको इंटीग्रेट करने के बाद इसमें मौजूद AI सिस्टम अपने आप टारगेट को ट्रैक कर लेता है और एक साथ ही कई टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं और टारगेट को ट्रैक करने के बाद राइफल चलाने वालों को बताते हैं कि उसको कब फायर करना चाहिए, जो कि इजरायली फर्म के मुताबिक हमको 1 शॉट और 1 हिट कैपेबिलिटी दे सकता है।
अगला अपडेट एरोस्ट्रेट्स को लेके है। आप सभी को पता होगा जब भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ा तो उसके बाद लद्दाख में बेहतर सर्विलेंस करने के लिए भारत की तरफ से एरोस्ट्रेट्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। वैसे ऐसे सिस्टम भारत की तरफ से 2010 के आसपास भी खरीदे गए थे और तब से इनको सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आमतौर पर हीलियम के एक बलून जैसे होते हैं जिनको ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट में प्लेस किया जाता है और इनमें सर्विलेंस इक्विपमेंट मौजूद होता है, जिस वजह से ऊपर रहकर सर्विलेंस कर पाते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए भी काफ़ी सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें फ्यूल वगैरह भरना नहीं पड़ता और ये लगातार वैसे ही ऑपरेट कर सकते हैं। इनके ऑपरेशन हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1996 में भी ऐसे 6 सिस्टम को खरीदने का प्लान किया गया था। फिर उसके बाद 1999 के दौरान जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुआ था तब भी ऐसे सिस्टम को बॉर्डर सर्विलेंस को बेहतर खरीदने का प्लान किया गया था। और सबसे लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 2015 में भी ऐसे 8 सिस्टम को खरीदने का प्लान किया गया था और अभी इनको भारत में बनाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए और अभी इनकी मेंटेनेंस को लेकर कुछ इशू सामने आ रहे हैं, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स इनकी मेंटेनेंस इशू को सॉल्व करने के लिए एक इंडिजिनस सोल्यूशन की तलाश कर रही है, जिस वजह से अभी इंडियन इंडस्ट्री की तलाश किया जा रहा है जिनको पहले ऐसे इक्विपमेंट बनाने का अनुभव हो या फिर उनमें काबिलियत हो, ताकि इनको इंपोर्ट करने के बदले में इनको भारत में ही मैन्युफैक्चर कर सके। एक सीनियर ऑफिसर का कहना है कि एरोस्ट्रेट्स आमतौर पर एक लो लेवल की सर्विलेंस प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करते हैं और इनको हम बोथ लैंड और वाटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये इनको ज्यादा अल्टीट्यूड में नहीं लिया जा सकता है। पर फिर भी अभी बॉर्डर में जो स्मगलिंग वगैरह किया जा रहा है और छोटे छोटे ड्रोन की मदद से हथियार को एलओसी के उस तरफ से इस तरफ पार किया जा रहा है, ऐसे एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए और रोकने के लिए अगर इनको एलओसी में तैनात किया जाता है तो ये काफी कारगर साबित होने वाला है। अगला अपडेट लिथियम आयन बैटरी को लेके। आप सब लिथियम आयन बैटरी के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो कि आज की डेट में सबसे एफिशिएंट पावर सोर्स है, जिसको मोबाइल से लेकर सैटेलाइट तक को पावर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फ्यूचर में जब हम कोई इको फ्रेंडली सिस्टम के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं तब भी इनकी काफी जरूरत पड़ने वाली है। अभी की बात करें तो भारत की तरफ से इन बैटरी को ज्यादातर इम्पोर्ट किया जाता है और मैक्सिमम इनको चाइना से इम्पोर्ट किया जाता है, लेकिन जब से चाइना के साथ हमारा बॉर्डर में तनाव बढ़ा था तो उसके बाद से भारत की तरफ से खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश किया जा रहा था और ऐसे में भारत अभी आगे चल के अपनी खुद की लिथियम आयन इंडस्ट्री को सेटअप करने की कोशिश कर रही, क्योंकि अभी हम ऐसे बैटरी को चाइना से इंपोर्ट करने के बदले हमारी जरूरतों को खुद पूरा कर सकें और बाहर देशों को भी इनको आगे चल के एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अभी भारत की तरफ से एक नई कंपनी को भी फॉर्म किया गया था जिसका नाम खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है और इसको 2019 में नेल्को, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड को मिक्स करके बनाया गया है और ये कंपनी मेनली लिथियम और कोबाल्ट जैसे मेटल की तलाश करने वाली है। अब चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना में लिथियम काफी बड़ी मात्रा में मौजूद है, जिस वजह से पिछली बार जब हमारे प्रेसिडेंट इन देशों के गश्त पर गए हुए थे तो तब से यहाँ से इन मिनरल्स को हासिल करने का प्लान किया गया था। अभी भारत की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की तरफ से इनको एक्सप्लोर करने के लिए इन देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा चुका है और जल्दी से ही भारत की तरफ से भी इनको मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाएगा। अभी भी भारत में इनको बनाने की कोशिश किया जाता है, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको भी हमको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता था। उम्मीद है कि 2021 में भारत में लिथियम आयन इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है और ये हमारी ईवी मार्केट के लिए सबसे बड़ा बूस्ट देने वाला है। साथ ही आगे चल के सैटेलाइट, स्पेस और डिफेंस एप्लीकेशन में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चाइना के बीच बॉर्डर में चल रही तनाव के बीच एक ऐसी खबर अभी सामने आई है जो कि इस तनाव को और ज्यादा बढ़ाने का काम करने वाला है, क्योंकि जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब मौजूद इंडियन पोजीशन के सामने अपने टैंक्स को तैनात करके रखा गया है। कुछ वीडियो अभी जी न्यूज की तरफ से पेश किया गया था जिसमें ये बताया जा रहा था कि चाइना की तरफ से अभी रेजांगला, रेचिनला और मुकपरी पीक के ऑपोजिट साइड में 30 से 35 टैंक को तैनात किया गया है। ये वही लोकेशन थे जिनको इंडियन आर्मी की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तरफ से 29 और 30 अगस्त को कैप्चर किया गया था। अभी जो टैंक चाइना की तरफ से इन लोकेशन में तैनात किए गए थे इनको लाइटवेट क्लास का टैंक कहा जाता है, जिनको सिसिली ऐसे एरिया में ऑपरेट करने के लिए चाइना की तरफ से डिजाइन किया गया है। अब ये बात थोड़ा सा बताना मुश्किल है कि ये जो टैंक की वीडियो जी न्यूज वाले दिखा रहे हैं ये अभी के वीडियो या फिर पुराने वीडियो, क्योंकि ये खबर पहले भी आ चुकी थी कि इन लोकेशन में चाइना की तरफ से सेम अमाउंट के टैंक डिप्लॉय करके रखा गया है और इनको काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से सेम लोकेशन में टैंक्स को तैनात किया गया है, लेकिन दोनों ही तरफ से जो टैंक्स को डिप्लॉय करके रखा गया था वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे थे। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। तो अभी यूएस कांग्रेस में एक बिल को पेश किया गया है जिसके पास होने के बाद पाकिस्तान को पास जाना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें अभी पाकिस्तान की मेजर नॉन नेटो वाली स्टेटस को टर्मिनेट करने का प्रस्ताव दिया गया है,
जिससे होगा क्या कि आगे से पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कभी भी डिफेंस सप्लाई प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और डिफेंस रिलेटेड इश्यू में यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान के साथ अब से कोऑपरेट नहीं करने वाला है। इस बिल को अभी यूनाइटेड स्टेट की कांग्रेस की 177 सेशन के पहले डे के अवसर पर यूएस कांग्रेसमैन एंडी बिग्स की तरफ से पेश किया गया है। इसके अंदर यूएस प्रेसिडेंट चाहकर भी पाकिस्तान को एक मेजर नॉन नेटो वाली स्टेटस की कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते और इसके अंदर मिलने वाले सुविधा को पाकिस्तान अब हासिल नहीं कर पाएगा। इसका मेजर कारण ये बताया गया कि अब तक पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड स्टेट से बिलियंस ऑफ डॉलर को लिया गया था, जिनको यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पाकिस्तान को सूअरों की प्रोडक्शन को रोकने के लिए और उनका खात्मा करने के लिए प्रोवाइड किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ठीक इसका उल्टा काम कर रहा था और आज भी ये खुलेआम पाकिस्तान की सड़कों में घूमते पाए जाते हैं। अब नेटो कंट्रीज के अलावा यूनाइटेड स्टेट की तरफ से 2004 में पाकिस्तान को अपना एक नॉन नेटो वाली स्ट्रेटेजिक पार्टनर का खिताब दे दिया, जिससे ये एक नेटो कंट्री ना होकर भी यूनाइटेड स्टेट की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट को हासिल कर सकता था, पर अभी ऐसा नहीं होने वाला है। ये बात स्पेशली 2018 से उठना चालू हो गया था, जब से यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली $3 बिलियन की एड को ब्लॉक कर दिया था और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिस वजह से उनको ये सब एड मिलने चाहिए। और ओबामा प्रेसिडेंसी के दौरान जितने भी फंड यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया था उन सबको पाकिस्तान की तरफ से वेस्ट किया गया था। वैसे 2018 से यूनाइटेड स्टेट और पाकिस्तान के रिलेशन खराब होने लगे थे, लेकिन अभी ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि जिस लॉलीपॉप को वो 2004 से मुंह में लेके बैठे थे वो उनसे अभी छिनने वाला है। और इसी के साथ ही एडिशनल प्रेशर भी पाकिस्तान के ऊपर आने के चांसेस बढ़ने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी सपोर्टर थे और अरब नेशन थे वो सभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ और भारत की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं और पाकिस्तान के पास अभी बस चाइना और टर्की बचे जिनके पास वो कटोरा वगैरह फैला सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।